काफ़ी लड़कियों को, अबाउट 50% लड़कियों को इंडिया में पता भी नहीं होता है कि पीरियड्स क्या हैं जब तक उनको पहली बार पीरियड आता नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम में, जब चेंजेस आते हैं, एक कॉमन चीज़ कई लड़कियों ने नोटिस की होगी कि पीरियड्स आने से पहले वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं या गुस्सा आने लगता है उनको, या छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं, और पीरियड्स आने के बाद वो बेटर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब PMDD भी जो है एक इसी तरीके का है, तो PMDD के बारे में आप थोड़ा बताइए। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ये इसी का एक एग्जैजरेटेड फॉर्म है। इतना सिवियर आपको अगर बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बिना बात के आप डर रहे हैं या रो रहे हैं। PCOD आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। PCOD एक्चुअली एक हार्मोनल इम्बैलेंस का ही नाम है। आपको मोस्टली लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होता है। एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज होती है जो कई लेडीज को पता नहीं होती है। तो पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं जो डिलीवरी के 10-15 दिन में होते हैं, 1-2 हफ्ते रह के फिर ठीक हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत रोना आना, छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव होना। बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसी का सिवियर फॉर्म है। प्री मेनोपॉजल आई थिंक 3-4 साल चलता है, उसके बाद मेनोपॉजल, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। तो ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है जब धीरे धीरे ओवरीज अपना काम करना बंद कर देती हैं और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन आपको यंग रखता है वो कम होने लगता है। एंड इट्स अ फेज, इट गेट्स बेटर इन सम टाइम, बट उस समय आपको उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। हेलो फ्रेंड्स, मैन एंड वुमेन अलग होते हैं, न सिर्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी। और एज ए वुमेन माँ बनने की ब्लेसिंग हमको मिली हुई है, पर इस ब्लेसिंग के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं। प्यूबर्टी आते ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और उसके साथ पीरियड से जुड़े हुए चैलेंजेस, PMS, PCOD। इसके साथ साथ जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके अपने अलग डिफरेंट चैलेंजेस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ें। और फिर जब हम हमारे उतार पड़ आते हैं 45 से लेकर 55 की एज में, जब हम मेनोपॉजल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उस समय के अलग चैलेंजेस होते हैं फ्रेंड्स। ऐसे में इन चैलेंजेस को समझना, स्वीकार करना और उनको पार्ट ऑफ लाइफ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के एपिसोड में डॉक्टर आस्था दयाल जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम इसी विषय पर डीपर लेवल पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं और इनको हमें दिल से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सो आज के एपिसोड को ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी आई ओपनिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर आस्था दयाल। डॉक्टर आस्था दयाल एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो पिछले 16 सालों से गुड़गांव में DLF फेज़ 1 में प्रैक्टिस कर रही हैं। सो वेलकम डॉक्टर आस्था दयाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। डॉक्टर आस्था दयाल, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपकी जर्नी एज ए डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, एंड देन हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वुमेन्स की इमोशनल हेल्थ और डिफरेंट स्टेजेस में, खासकर बिकॉज हम लोग एज ए वुमेन बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं लाइफ में जो शायद मैन नहीं गुजरते हैं। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉजल है, बहुत डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, उनमें हार्मोन्स हमारे फ्लक्चुएट करते हैं और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट इमोशनल हेल्थ के ऊपर आता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, देन वी कैन स्टार्ट विद द टॉपिक। सो मैं बचपन से ही, मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स थे, तो मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लगता था उनको देख के, उनको जो रिस्पेक्ट मिल रहा था, वो जैसे लोगों को ट्रीट करते थे। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। फिर मैंने मौलाना आज़ाद से MBBS किया। ऑल्दो मेरे मम्मी पापा ने बोला मत बनो डॉक्टर, बहुत मुश्किल फील्ड है, बट स्टिल आई वांटेड टू बी। गायनेकोलॉजी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि हॉस्पिटल में जगह जगह हमारी पोस्टिंग होती है इंटर्नशिप में,
तो हर जगह बहुत ही मॉर्बिड होती है या बहुत बीमार लोग होते हैं, बहुत दुखी लोग होते हैं. गायनेकोलॉजी एक हैप्पी प्लेस होती है हॉस्पिटल में. वहाँ पे Okay. बच्चे बॉर्न हो रहे होते हैं, तो कुछ खुशी होती है, कुछ एंड प्लस विमेन होते हैं तो उनसे थोड़ा अलग कनेक्शन लगता है, थोड़ा यू फील मोर एट होम इन दैट एरिया. सो वो मुझे इसलिए शुरू से ही पसंद था. एंड अब फिर सो मैंने मौलाना आज़ाद से MBBS MD सब कुछ किया. देन मैंने लंदन से MRCOG किया. फिर मैंने मेदांता में काम किया, आर्टेमिस में, और अभी मैं CK बिरला में काम कर रही हूँ. ओके, वाह. ओके आस्था मैम, सो बिकॉज आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, विमेंस आपके पास आते हैं एंड जैसे आपने बोला कि खुशी की न्यूज़ के लिए ज़्यादा आते हैं, राइट. पर वुमेन जो है बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए, बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से कई सारी चीज़ों से डील करते हैं, इमोशनल हेल्थ से खासकर. सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम में, जब चेंजेस आते हैं, तो उस समय किस तरीके की इमोशनल हेल्थ या इमोशनली किस तरीके का उनके साथ बदलाव होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ जी. सो जैसे कि आपने कहा, लड़कों और लड़कियों में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि लड़कियों में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो यंग एज से ही, आपके 12-13 साल की उम्र से, जब बहुत यंग लड़की होती है तभी से ये शुरू हो जाती है. एंड ये एक स्ट्रेसफुल टाइम होता है. उस समय एक लड़की डेवलप हो रही होती है, मेंटली भी, फिजिकली भी काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं. ब्रेस्ट डेवलप हो रही होती है, साथ में इमोशनली आप थोड़े से एडल्ट, बच्चों से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हो. और इस समय पीरियड्स भी शुरू हो जाते हैं, और कई बार ये पीरियड्स अनकम्फर्टेबल भी होते हैं, पेनफुल भी होते हैं, एम्बैरेसिंग भी होते हैं. एंड काफ़ी लड़कियों को, अबाउट 50% लड़कियों को इंडिया में पता भी नहीं होता है कि पीरियड्स क्या हैं, जब तक उनको पहली बार पीरियड आता नहीं है. हम लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ पे स्कूल्स में अवेयरनेस है, पेरेंट्स बात करते हैं इस बारे में. बट रूरल इंडिया में अगर आप देखें, आधी लड़कियों को अपना स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं है, पीरियड्स के लिए उनके टॉयलेट्स नहीं है, या उस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं. राइट. तो एक पीरियड से मैनेज करना एक अलग तरह का स्ट्रेस है. बट बिकॉज ऑफ पीरियड्स बहुत हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं. राइट. सो आपका जो पीरियड साइकिल होता है, जो अगर हम 28 दिन का साइकिल मानते हैं, तो शुरू के 15 दिन ईस्ट्रोजन एक्सेस होता है, और आखिर के 15 दिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एक्सेस होता है. और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से आपके थोड़े मूड चेंजेस आते हैं. ओके. तो एक कॉमन चीज़ कई लड़कियों ने नोटिस की होगी कि पीरियड्स आने से पहले वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, या गुस्सा आने लगता है उनको, या छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं. और पीरियड्स आने के बाद वो बेटर हो जाती हैं. तो ये सिम्टम्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से आते हैं. ओके. एंड सबको शायद शुरू में ये ना महसूस होता हो, बट धीरे धीरे आपको या आपके आसपास वालों को इसके बारे में पता लगने लगता है. इनफैक्ट मेरे पास कई बार जब पेशेंट आता है, उनके साथ उनके हस्बैंड या उनके बॉयफ्रेंड या उनकी मम्मी, वो मुझे बता रहे होते हैं कि इनका पीरियड आने वाला है, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई है. तो इतना कॉमन है ये चीज. तो इसको हम PMS कहते हैं, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. सो PMS जो है दैट्स रियल, दैट मीन्स कि हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसका लेवल क्योंकि बॉडी में बढ़ने लग जाता है, एंड शायद ईस्ट्रोजन लेवल थोड़ा सा घटने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा PMS होता है. और जिसमें चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही नेचुरल है. इसमें हमारा कोई अपना हाथ वैसा नहीं है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि कई बार, जैसे आपने बोला कि लोग समझने लगते हैं, पर कई बार कई जगहों पे लोग इस बात को नहीं समझते हैं, और वो शायद लड़कियों को फिर बोलते हैं कि ये क्यों चिड़चिड़ी हो रही है, और उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं. और शायद वो लड़की भी ये समझ नहीं पाती है, तो उसको अपने लिए भी बुरा लगता है. क्योंकि जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं जाते हो, आप समझते नहीं हो कि इट इज़ समथिंग नेचुरली हार्मोनली चल रहा है, तब तक जो है वो एक्सेप्टेंस फुली आती नहीं है कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मेरे को क्यों चिड़चिड़ापन हो रहा है. हाँ, और इसका एक्चुअली इलाज भी यही है. अगर आप इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये
थोड़ा सा टाइम के लिए ही है, ये टेम्पररी है, अभी पीरियड आ जाएंगे तो मैं ठीक भी हो जाऊंगी। तो ये जानना भी कि ये थोड़े दिनों के लिए ही है, बहुत आपको मेंटली थोड़ा सा स्टेबलाइज रिलैक्स कर देता है। हाँ, कि कोई परमानेंट फीचर नहीं है, आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो गई है, इट्स जस्ट अ टेम्पररी थिंग कि पीरियड आने से पहले आपको फिजिकली भी डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लोटिंग, गैस, ब्रेस्ट में पेन, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, ये सब प्रोजेस्टेरॉन के वजह से होते हैं। तो फिजिकली भी अनकंफर्टेबल है, मेंटली भी आप थोड़ा लो फील करते हैं, बट पीरियड आने के बाद ये बेटर हो जाता है। डॉक्टर साहब, पीएमडीडी भी जो है एक इसी तरीके का है, तो पीएमडीडी के बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स। तो पीएमएस काफ़ी कॉमन एक तकलीफ है जिसके बारे में हमने बात किया, लेकिन पीएमडीडी इसका एक सिवियर फॉर्म होता है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये इसी का एक एग्जैजरेटेड फॉर्म है जिसमें आपके फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल सिम्टम्स इतने सिवियर हो जाते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है। इतना सिवियर, आपको अगर बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बिना बात के आप डर रहे हैं या रो रहे हैं, और बिहेवियरल सिम्टम्स में भी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो इतना लेवल कि आपके डेली फंक्शनिंग उससे अफेक्ट हो रही है, इसको हम पीएमडीडी कहते हैं। तो जो पीएमएस हमारा जो होता है वो फिर भी हैंडलिंग मैनेजेबल होता है, लेकिन पीएमडीडी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल होता है। तो इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं, और आपका शायद फिर उठने का कुछ टाइम तक आप बेड से उठना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, आपको लगता है अब मोस्ट ऑफ द दिन सैड ही रहते हो, मतलब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। राइट। तो क्या ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भी चलता है? हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि पीरियड्स के आसपास ही हो, या उससे पहले भी चल सकता है, और ये ओवरऑल भी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द मंथ आपको इस तरह के फीचर्स होने लगते हैं जो पीरियड आने से पहले बढ़ जाते हैं, बट ये थोड़े लेवल ऑफ सिम्टम्स आपको सारा टाइम भी रह सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, दिस इज़ अबाउट पीरियड्स जिनके ठीक है नेचुरली नॉर्मली आ रहे हैं, पर पीसीओडी आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। और पीसीओडी जो है उसके बढ़ने के तो बहुत सारे रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है ही है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। आई थिंक स्ट्रेस लेवल बढ़ना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। पर इसके साथ साथ जो है पीसीओडी, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि कई व्यूअर्स को ये भी नहीं पता, शायद लड़कियों को होता भी है तभी उनको अंदाज़ा नहीं होता है, और ये कैसा, मतलब कैसे आपके सिम्टम्स क्या हैं पीसीओडी को, और उन पे वो क्या कर सकते हैं पीसीओडी के लिए। सो पीसीओडी, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, एंड इतनी ज़्यादा लोगों को पीसीओडी के बारे में पता है कि आई थिंक जो हर दूसरी लड़की मेरे पास आती है उसको या तो वो यही पता करने आती है कि मुझे पीसीओडी है तो नहीं, या मेरी फ्रेंड को हो गया था, आप मुझे चेक कर लो। तो आधे लोगों को एक्चुअली होता है और आधे लोगों को ये डर होता है कि उनको हो जाएगा। तो पीसीओडी एक्चुअली एक हार्मोनल इम्बैलेंस का ही नाम है, और ये जेनेटिकली हमारी टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों की ज़्यादा टेंडेंसी है, एंड एज एशियंस हम सब थोड़े से प्रोन हो जाते हैं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में शायद थोड़ा कम है, एशियंस में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है पीसीओडी। देन शहरों में, अब जैसे हम गुड़गांव में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो शहरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मे बी इन Tier 2 सिटीज़, विलेजेस, वहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर है यहाँ से, तो इसलिए वहाँ इतना कॉमन नहीं है। प्लस जनरली मैंने नोटिस ऐसे किया है कि जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ या थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, उनको भी थोड़ी ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है कि उनको पीसीओ हो। अब पीसीओडी में होता क्या है, पीसीओडी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स लेट आते हैं, कम आते हैं, बहुत दिन तक चलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग करके, बट हर तरह की पीरियड प्रॉब्लम पीसीओडी से रिलेटेड हो सकती है। फिर आपका वज़न कम करने में मुश्किल होती है, वज़न जल्दी बढ़ जाता है, तो 80% लोग जो पीसीओडी जिनको होता है वो ओबीस पीसीओ होते हैं, बट 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो थिन पीसीओज हैं, उनको मोटापे के इशू नहीं है। तीसरी चीज़ होती है आपके मेल हार्मोन का एक्सेस होना, विच मीन्स कि एक्ने हो सकते हैं आपको, हेयर ग्रोथ मेल पैटर्न में, जैसे फेशियल हेयर, चेस्ट पे हेयर, बेली बटन, बैक में हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, और सर पे से हेयर लॉस, जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपके, जैसे जिस तरह से मेल्स का हेयर लॉस होता है कि फोरहेड के साइड से, सेंटर से, वैसा आपको हेयर लॉस हो सकता है।
देन तो ये एंड्रोजेनिक सिम्टम्स होते हैं। और अगर हम आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस पर हमें दिखाई भी देता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। तो हम एक्चुअली अगर इन 3 में से 2 चीज़ें होती हैं तो हम उसको क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके तभी बोलते हैं कि आपको पीसीओडी है। बाकी थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को भी हो सकता है, थोड़ा बहुत एक्ने, थोड़ा बहुत हेयर ग्रोथ, थोड़ी पीरियड की गड़बड़, थोड़ा मोटापा, इसको हम पीसीओडी नहीं मानते हैं। बट जब तक वो फुल क्राइटेरिया आपका मीट होता है देन वी कॉल इट पीसीओडी। सो मतलब जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो जाना डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे आई थिंक फेशियल हेयर्स एंड जैसा आपने बताया अभी, और हेयर्स कम हो जाना, दैट इज़ ऑल्सो एक्ने होना, राइट, और पीरियड्स लेट होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताते हैं अगर आपको ये हैं, लंबे समय तक हो रहे हैं, तो आपको पीसीओडी होने के चांसेस हैं। और तब आप चेक करा सकते हैं। फिर आपका वो जब आप चेक कराएंगे अल्ट्रासाउंड वगैरह में वो आ जाता है कि पॉलीसिस्टिक है कि नहीं है। इनका इमोशनल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है पीसीओडी का? तो पीसीओडी में देखा गया है कि डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। ऑल्दो ये हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जिन लोगों को, जिन लड़कियों को पीसीओ है उनमें मूड के इश्यूज ज़्यादा देखे गए हैं और ये वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ ने प्रूव किया है। और उसके कारण भी हैं। अब देखिए, आप किसी यंग लड़की को बोल दें कि आपको पीसीओडी है, आप पतले होना चाहोगे तो आप हो नहीं पाओगे, आपको एक्ने और हेयर ग्रोथ रहेगा ही, आप उसका इलाज कराते रहो, वापस आता रहेगा। सो एक आप उनको ये बता रहे हो कि आपको एक ये क्रॉनिक कंडीशन है जिसका आपको जिंदगी भर ख्याल रखना है और ये पूरे तरह से ठीक नहीं हो सकती है। सेकेंडली उनको बॉडी इमेज इश्यूज होने लगते हैं कि ऑब्वियसली अगर फेशियल हेयर होगा, एक्ने होगा तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, या मोटापा होगा तो यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इन योर दिस थिंग, इन योर ओन स्किन। एंड फिर कई बार प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है तो वो एक अलग तरह का स्ट्रेस होता है फीमेल के ऊपर क्योंकि आई थिंक फीमेल्स हमेशा अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल समझती हैं अगर कोई भी फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। तो जिन लड़कियों को पीसीओडी होता है सबसे पहले उनकी मम्मी आके पूछती हैं, अभी शादी भी नहीं हुई होती है, कि इनको प्रेग्नेंट होने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो इसलिए एंड कई बार आप ईटिंग में आपको कंफर्ट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स आप ज्यादा खाने लग जाते हो, फिर आप वेट पुट ऑन करते हो, तो आप एक विशियस साइकिल में घुस जाते हो। हाँ, तो इस वजह से डिप्रेशन ज्यादा देखा गया है पीसीओडी में। आई गॉट इट। यस, आई रिमेम्बर हमारे कुछ साथ में थे जिनकी डॉटर को पीसीओडी हो गया था एंड शी डज नॉट वांट टू शेयर इट अनदर पर्सन, या किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनको लगा कि पता चलेगा तो लोग सोचेंगे कि इसकी बेटी जो है अभी इसकी शादी नहीं हो पाएगी। तो वो एक माइंडसेट है अभी तो एक टैबू बन गया है, एक टैबू बन गया कि बताना नहीं है कि पीसीओडी है। आई थिंक विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ द की फॉर द, अगर आप जितना छुपाओगे तो उतना ज़्यादा वो आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट करेगा और वो शायद आपको एक अलग विशियस साइकिल में ले जाएगा। फिर आप और ज़्यादा, ये आपकी जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आप और ज़्यादा ही आपका ये बढ़ जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि टू एक्सेप्ट इट एंड शेयर विद अनदर पर्सन। एंड इट इज, आई डोंट इवन कॉल इट अ डिजीज एनीमोर। मुझे लगता है एक कंडीशन है, इतनी कॉमन है, हर दूसरी लड़की को, मतलब गुड़गांव में तो बहुत ही कॉमन है, राइट। तो उसको आप एंड उसको कंट्रोल कर सकते हो। हर लड़की जिसको पीसीओ है उसको प्रेगनेंसी में इश्यूज नहीं आते, सिर्फ 30% लड़कियों को आ सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो कपल्स हैं, 30% कपल्स को एक्चुअली इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसमें से 30% मेल फैक्टर की वजह से भी हो रही हैं, जो कोई सोचना भी नहीं चाहता है। हमेशा लड़की को ही दोषी माना जाता है इस चीज़ में, विच इज़ रॉन्ग। सो दैट्स सो ट्रू। सो पीसीओडी का कोई इलाज, जैसे मेडिकेशन में तो जो आप लोग देते हैं, इसके अलावा एनीथिंग यू सजेस्ट? सो पीसीओडी में मेडिसिन हम कम से कम देना चाहते हैं। वी वांट कि आप, क्योंकि ये 100% ठीक होता नहीं है, आपको मोस्टली लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होता है। लाइफस्टाइल में 3-4 चीज़ें आती हैं। पहला होता है आपकी डाइट। डाइट में आपको जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आपको कम करना होता है, जैसे कि हर चीज़ जो मीठी है, जो आपकी बॉडी में शुगर रिलीज़ करती है, क्योंकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जो भी आप शुगरी चीज़ें खाते हैं आप अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप शुगर इंटेक कम करें। अब इंडिया में हम सबका स्वीट टूथ है, सबको मिठाई या मीठा खाना बहुत पसंद है, पर वही मुझे उनको बोलना पड़ता है कि मीठा बंद कर दीजिए। मैदे वाली चीज़ें जैसे बिस्किट, ब्रेड, बेकरी की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, नान, नूडल्स,
तो ये बंद कर दीजिए, अब तो ये सुन के ही सब लड़कियां तो हम खाएं क्या, हम तो हमारा तो खाना ही यही है। आजकल तो ये बहुत जंक फूड इतना इजीली अवेलेबल भी हो गया है, जोमेटो स्विगी इतना आपको घर के दरवाजे तक छोड़ के जाते हैं आपके पास, आपको कहीं जाना ही नहीं है, इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि आई थिंक वो सेल्फ कंट्रोल लूज होता जा रहा है गर्ल्स के अंदर से। देन एक्सरसाइज रेगुलरली आधा पौना घंटा करें, वेट कंट्रोल करें। फिर स्लीप पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे हार्मोन्स उससे भी बहुत अफेक्ट करते हैं। तो रात को 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आप बहुत लेट नाइट आप टीवी देख रहे हैं और 3-4 बजे रात को सो रहे हैं, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, उससे भी आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। राइट। एंड चौथी जो बहुत आसान है बोलने में कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर करना बहुत मुश्किल है। आई नो। तो वो तो आप भी जानते हैं। स्ट्रेस के लिए जिसको जो ठीक लगता है, योगा, मेडिटेशन, कई बार आपको कोई हॉबी फॉलो करना अच्छा लगता है, कई बार कोई फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है, कई बार आप साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहते हैं। तो जो चीज़ जितना आपका स्ट्रेस लेवल है उस हिसाब से मैनेज करना सीखें। एंड क्योंकि ये चारों चीज़ें, हमारा लाइफस्टाइल शहरों में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और इस वजह से यहाँ पे इतना कॉमन है, क्योंकि गुड़गांव में बहुत सारे लोग बाहर से काम करने आते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां आती हैं जिनको यहाँ पे आकर पीसीओडी हो जाता है, फिर वो अपने घर जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं। अच्छा। फिर वापस आती हैं, फिर पीसीओडी हो जाता है। आई थिंक घर से बाहर निकलने में इनका बाहर का जंक फूड बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल भी होता है योगा, क्योंकि कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट, राइट, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। सो पीसीओडी समथिंग जिसके लिए आई थिंक उनको अपना ज़्यादा एक्टिव रहना और बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ स्लीप पैटर्न्स पे काम करना, स्ट्रेस लेवल पे काम करना, दिस इज समथिंग जिस पे वो कंट्रोल कर सकती हैं, लाइफस्टाइल अच्छा रखे अपना, है ना। ठीक है। सो हर एक औरत जो है माँ बनना चाहती है, प्रेगनेंसी शायद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वुमेनहुड के लिए, पर एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ होती है जो कई लेडीज़ को पता नहीं होती है कि आफ्टर गिविंग बर्थ इनिशियली फ्यू मंथ्स में भी, है ना, उस समय ये डिप्रेशन हो सकता है और ये मेंटल हेल्थ पे उनका बहुत बड़ा टोल रहता है। कई बार नहीं समझ में आने के कारण, नहीं पता होने के कारण इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आसपास के लोगों को अगर समझ नहीं है, उस औरत को पता नहीं है कि क्या चल रहा है उसके साथ, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। सो क्या आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बताना चाहेंगे और ये कितना कॉमन है? आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस टॉपिक के बारे में बात किया, क्योंकि मैं एक्चुअली इतना कॉमनली इसको देखती हूँ। वैसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड अराउंड 20% women can have postpartum depression, but postpartum blues तो 50% लेडीज़ को होते ही होंगे। सो पोस्टपार्टम मूड स्विंग्स को भी हम पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस ऐसे ग्रेड करते हैं। तो पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं जो डिलीवरी के 10-15 दिन में होते हैं, 1-2 हफ्ते रह के फिर ठीक हो जाते हैं, कि थोड़ा बहुत रोना आना, छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव होना और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाना। बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसी का सिवियर फॉर्म है और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपके हार्मोन्स एकदम चेंज हो जाते हैं जैसे ही डिलीवरी होती है। एक तो हमने सोचा होता है कि बहुत मतलब बच्चे की इतनी आप वेट कर रहे होते हैं, बट जब बच्चा हाथ में आता है तो आप उस समय ये नहीं रियलाइज कर रहे होते कि अब कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। सही बात। सुबह से रात तक आपको जगे रहना है, कुछ अपनी लाइफ नहीं रह जाती। अब ऐसे लगता है कि आपने अपनी लाइफ निकाल के बाहर रख दी है, तो आपको सोने उठने का कोई टाइम नहीं है। प्लस आप डिलीवरी या सिजेरियन से रिकवर हो रहे हो, फिजिकली आप बहुत अनकंफर्टेबल हो, आपकी इम्यूनिटी कम है, उतनी ताकत नहीं है। फिर आपको अपना सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि क्या मैं अच्छी मम्मी हूँ, बच्चा मेरा दूध पी के भी रोने लगता है, तो मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, बच्चा मेरे पास आके क्यों रो रहा है। या और आपको ऐसे भी लगता है कि सारा फोकस अब बच्चे के ऊपर हो गया, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता। फिर सब रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, घर वाले बोलते हैं कि सर ढक के रखो, ठंडा पानी नहीं पियो, ब्रश मत करो, नहाओ नहीं रोज़, ये खिचड़ी दलिया खाओ, तो बहुत इतने सारे, घर से बाहर मत निकलो।
सो यू आर नॉट यूज टू दैट लाइफ, Right. एकदम लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने बोला, पता नहीं होता है इसके Right. बारे में, एंड वो इसमें और धंसते चले जाते हैं, वो अपने सेल्फ गिल्ट में कि ये बात मैं किससे करूं, कि मेरे को लग रहा है कि कोई मुझे इम्पोर्टेंट नहीं फील करा, या मैं थक गई हूँ, कोई और मेरा बच्चा Right. संभाल ले, तो वो बोल नहीं पाती हैं किसी से। तो इस वजह से वो और ज़्यादा घुटती रहती हैं अंदर ही। तो इसको एड्रेस करना, इसको जानना, इसको मैनेज करना, इनफैक्ट जब मेरे पेशेंट्स जब डिलीवर होते हैं, मैं हस्बैंड को अलग से बोलती हूँ कि ये सब होने वाला है, आपका काम है कि आप माँ का भी ध्यान रखें, सिर्फ बच्चे का ध्यान ना रखें, क्योंकि ये सब होगा। राइट। सो मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम डिप्रेशन का है। मुझे तो जैसे अवेयरनेस नहीं थी, अब आपको नहीं पता होता है, एंड यू डोंट फील कनेक्टेड टू द चाइल्ड, क्योंकि आप अपने आप से इतना परेशान हो, आपके खुद के हार्मोन्स इतने फ्लक्चुएट हो रखे, पूरी रात आपको जगना पड़ रहा है और आप यूज्ड टू तो हो नहीं, तो कनेक्शन नहीं फील होता। अब जब वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा तो गिल्ट फीलिंग और आ रही है कि यार बच्चे के साथ तो सबको ही कनेक्शन फील होता है, सब कहते हैं माँ से बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब यहाँ ही कनेक्शन फील नहीं हो रहा, चल क्या रहा है। तो ये एक बड़ा गिल्ट लेके आता है। तो बड़ा अपने आप रोना आने लगना और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, मीन्स ये भी मेरा 1-1.5 महीने का पीरियड रहा, जिसमें आपने जैसे बोला कि इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, अभी तो बच्चे को इम्पोर्टेंस मिल रही है और हम क्या फील कर रहे हैं और हम कितने एग्जॉस्टेड हैं, हम कितने परेशान हैं, किसी को उसकी परवाह नहीं है। दिस ऑल थिंग्स आर रियल, मतलब बहुत। आपको तो शायद पता नहीं था, मैं तो पूरा पढ़ के आई थी, मुझे पता था ये होता है, फिर भी आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सेम, सो मोस्ट वुमेन गो थ्रू इट, सो इट्स नॉट अनकॉमन एंड पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कैसे बोलें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा बच्चे के साथ रहना, मतलब यू फील एम्बैरेस्ड कि आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, कैसे बोलो कि मुझे ये बच्चा नहीं अच्छा लग रहा है, जबकि इसी बच्चे को मैंने जन्म दिया है, इसी के लिए मैंने सपने बनाए, और ये बच्चा ही मुझे इस समय अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज हो सकता है ये ऐसा नहीं है कि आप बच्चे की अच्छी मम्मी नहीं बन पाओगे या आप बच्चे से कनेक्टेड नहीं होगे। हर माँ इज द बेस्ट मदर फॉर द चाइल्ड। वो शायद वो थोड़ा सा टाइम बीइंग का ही उस समय का हार्मोन्स की वजह से 1-1.5 महीने ऐसा रहता है, फिर स्लोली ग्रेजुअली अपने आप। इसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में जानोगे नहीं, उसको डील नहीं करोगे, या तो आपको थोड़ा फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में पता हो तो वो भी थोड़े सपोर्टिव होंगे, वो भी अंडरस्टैंडिंग होंगे, और जिन लोगों के पास सपोर्टिव फैमिली होती है उनको ये प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। आजकल जैसे कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज में सारा बर्डन भी आपके ऊपर आ जाता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि यू डोंट नो हू टू टॉक टू। तो वो डील करना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम आपको ना एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं ना, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हो, तो मोस्टली मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड मे बी इसमें आप बहुत हेल्प कर सकते हैं। साइकोलॉजी रेफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, क्योंकि इस समय आप कोई ड्रग्स तो आपको कोई भी मेडिकेशन आप नहीं ले सकते हो। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको आप या तो अपना फिजिकली सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करके, आसपास के लोग आपका ध्यान रखे, अवेयरनेस क्रिएट करके आप थोड़ा सा बेटर फील कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि आप नहीं फील कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली किसी थेरेपिस्ट या ऐसे प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं विच कैन हेल्प यू टू आपकी थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर दें, आपके थॉट्स को सॉर्ट आउट कर दें, ताकि आप जो है बेटर फील कर पाओ, आपको हीलिंग हो जाए आपकी। एंड आप अच्छे से, जैसे आपने बोला, सेल्फ केयर करो, रेस्ट करो, अपने लिए कुछ टाइम निकालो, एंड ग्रेजुअली ठीक भी हो जाता है। बट कई बार नहीं भी होता, कुछ पेशेंट्स को लेना पड़ता है, स्पेशली अगर कोई लेडी शुरू से ही एंग्जाइटी या डिप्रेशन से डील करती आ रही है, या उनकी प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रेसफुल रही है, या डिलीवरी बहुत ट्रॉमेटिक रही है, तो उन लोगों, या उसके बाद उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाई है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा होने लगता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो स्ट्रेस लेवल का बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने देखा है कि अगर आप उस समय उन दिनों फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा हो, क्योंकि कई बार मैरिजेस में आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चलता है, या इन लॉज के साथ, अभी आप इनिशियली आते ही हो, मैरिज होती है, 1-1.5 साल में आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तब तक आप पूरी तरीके से कई बार नहीं भी सेटल होते हो, या न्यूक्लियर फैमिली में हो। तो अगर स्ट्रेस लेवल आपके बढ़े हुए हैं उस समय, तो वो जल्दी से आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो इट्स बेटर कि समझदारी से, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के साथ जाएं, एंड स्ट्रेस के लिए आसपास के परिवारजनों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये गो थ्रू कर रही हैं इस समय, तो उनको सपोर्ट सिस्टम बने पूरा।
आई गॉट दैट। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बाद एक और स्टेज पे आते हैं हम लोग, वो है मेनोपॉजल। प्री मेनोपॉजल आई थिंक 3-4 साल चलता है, उसके बाद मेनोपॉजल। इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम जहाँ वुमेन जो है बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, फिजिकल तो जो होते ही हैं, फिजिकली भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स, कहीं कुछ दर्द, कभी कुछ होने लगता है, और मेंटली भी उनको कुछ इमोशनल भी होता है ना। सो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो मेनोपॉज आपकी लाइफ का एक फेज़ है। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, यूजुअली एज ऑफ मेनोपॉज 45 to 55 होती है। किसी को थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, किसी को लेट भी आ सकता है। तो ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है जब Right. धीरे धीरे ओवरीज अपना काम करना बंद कर देती हैं और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन आपको यंग रखता है वो कम होने लगता है। तो इससे आपको थोड़े फिजिकल एंड इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस, एकदम से गर्मी लगना, नाइट स्वेट्स, स्लीपनेस, इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस, कि रात को नींद नहीं आना, सुबह जल्दी नींद खुल जाना, फिर डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और इनफैक्ट कई बार जब पेशेंट आते हैं मेरे पास और वो बोलते हैं पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और मैं उनके हार्मोन्स एंड ऑल चेक करके उनको बताती हूँ कि आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हो, वो इतना धक्का लगता है उनको, ऐसे लगता है कि मैंने कुछ बैड न्यूज़ दे दिया उनको। लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि शायद क्योंकि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई उनको लगता है कि अब हमारा स्किन अच्छा नहीं रहेगा, अब हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, अब हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड। सो इट्स लाइक जस्ट टेलिंग देम कि हाँ ऐसा है, बट दिस इज ऑल्सो जस्ट अ फेज। मतलब इट्स नॉट, इतना कोई बुरा नहीं हुआ है, सबके साथ होता है। It's a stage of life. हाँ, That's so it's a true. stage of life. So विमेंस तो गो थ्रू हाँ, करते ही हैं ये सारे हाँ, स्टेजेस से। सो लाइक उनकी इस समय मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कई बार वुमेन को पता नहीं होने की वजह से हाँ, कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो आप देखते होंगे इस तरीके के केस। हाँ, मतलब कि क्योंकि एक तो वही आपको थोड़ा सा लगता है कि आप ओल्ड हो रहे हो, सेकेंडली हार्मोन्स के वजह से भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, प्लस मे बी इन दैट फेज आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो भी घर से, यू आर इन एन एम्प्टी नेस्ट समटाइम्स, तो आप थोड़ा, वो भी आपको थोड़ा डिप्रेशन होता है। सो एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ कूल्स इन, फिर दर्दें हो रही होती हैं, और फिजिकली आप अनकंफर्टेबल होते हो, तो ऑल दोज थिंग्स स्टार्ट प्लेइंग अ रोल। And sometimes the husbands don't understand, or the family does not understand कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप पूरी रात जगे हुए हो, फिर आपको गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है, तो सब लोग नहीं, आसपास वाले समझ पाते इसको, एंड दैट लीड्स टू फर्दर डिप्रेशन, एंड आपको लगता है कोई मेरा ख्याल नहीं रख रहा है या परवाह नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो लेडीज। बहुत सारे, मतलब मैं तो खुद ही मेनोपॉजल से अभी निकल ही रही हूँ, मेरा भी चल ही रहा है वो फेज। तो आई नो कि हॉट फ्लैशेस वगैरह कितना परेशान करते हैं, फिर बॉडी के अंदर कई जगह हील्स में पेन होना, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द आपको होते रहते हैं, और जिसकी वजह से मूड स्विंग्स भी कई बार आपके होते ही हैं। सो दो मुझे टचवुड मूड स्विंग्स इतने नहीं हुए, पर मैंने बहुत सारी अपने ही रिश्तेदारों को, अपने कई सारे क्लाइंट्स को भी ऐसे देखा है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कितनी एंग्जाइटी क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा रोना क्यों आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रोना आने लगना जो उनसे हैंडल नहीं होता है, बहुत सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इस समय। एंड दिस इज ऑल रियल, दिस इज ऑल हार्मोनल। दिस इज ऑल हार्मोनल, एंड इट्स अ फेज, इट गेट्स बेटर इन सम टाइम, बट उस समय आपको उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। इसके लिए कुछ मल्टीविटामिन वगैरह भी आप लोग बताते हैं? सो हम जनरली, वन इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप रेगुलरली अपने डाइट का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको हेल्प होता है। बट येस, हम कई बार कुछ आइसोफ्लावोन्स या नेचुरल ईस्ट्रोजन्स, सोया प्रोडक्ट्स या सी फूड एक्सट्रैक्ट्स, ये सब देते हैं, जिससे मेनोपॉजल ट्रांजिशन थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। कुछ मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी आपको हेल्प करते हैं। लेकिन हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है, जो एक्चुअली हार्मोन देने की थेरेपी होती है, वो पहले बहुत चीज़ों में दी जाती थी। लेकिन आजकल उसके जो इंडिकेशंस हैं वो सिर्फ 2 हैं, या तो बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, या कुछ वेजाइनल ड्राइनेस या
यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं, उन्हीं 2 चीज़ों में दी जाती है। मूड स्विंग्स के लिए हम उसको इतना सेफ नहीं मानते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी नहीं देना चाहते हैं। हम मोस्टली मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स और जो नेचुरल आइसोफ्लावोन से ही इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। प्लस जैसे साइकोलॉजी, एंटी डिप्रेसेंट भी कई बार चाहिए होता है, इन सब चीज़ों से मैनेज करना। हाँ, एंड ये एक टेम्पररी फेज होता है। धीरे धीरे जब आप सेटल हो जाते हो मेनोपॉज के अंदर, तो फिर 2-3 साल में ठीक भी हो जाता है। हाँ। तो ये हार्मोन थेरेपी एग्जैक्टली क्या होती है और क्या करती है ये? हार्मोन थेरेपी होती है टैबलेट्स के थ्रू या पैचेस के थ्रू आप ले सकते हैं। वो जो आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं वो ही दी जाते हैं। उसमें ज़्यादातर ईस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा डोज में दिया जाता है। तो ये अब क्योंकि आपको एक एज के बाद ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है, तो उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा हार्मोन देते हैं वो अनसेफ हो सकता है। अच्छा, तो हम बहुत स्ट्रिक्ट इंडिकेशंस के लिए ही उसको देते हैं। ओके। पर ये हमको जानना ज़रूरी है कि मेनोपॉज के बाद आपके हेल्थ में चेंजेस आएंगे। ईस्ट्रोजन ने आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ था, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ था, तो आपको अपने बोन्स के लिए कैल्शियम, विटामिन डी लेना पड़ेगा। हर मेनोपॉजल लेडी को वो लेना चाहिए। अपने हार्ट का इवैल्यूएशन आपको करते रहना चाहिए। सो आपको अपने हेल्थ चेक्स और सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए, और उससे आपका जनरल वेलबींग अच्छा रहता है। फिजिकली आप फिट रहेंगे तो इमोशनली भी आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। वजाइनल जो ड्राइनेस होती है वो क्या उसका कुछ मतलब इज इट कॉमन टू एवरीवन कि किसी किसी में ज़्यादा होती है? सो इट इज़ कॉमन। वो मेनोपॉज के कुछ सालों बाद, क्योंकि वेजाइनल एपिथेलियम जो है वो बहुत पतला हो जाता है। अच्छा, ओके। तो उसको और उससे कई बार आपको यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। आप एकदम से जैसे यूरिन के लिए अगर आप होल्ड नहीं कर पाते, आपको एकदम से वॉशरूम जाने का सेंसेशन होता है, या आपको ड्राइनेस फील होती रहती है, तो उसके लिए हम कई बार ईस्ट्रोजन क्रीम्स देते हैं। आजकल लेज़र ट्रीटमेंट्स भी आ गई हैं जो उसमें हेल्प करती हैं। अच्छा, ओके। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर दैट। ओके। सो बहुत सारी हमने बातें करी डॉक्टर आस्था आज वुमेन्स की, जो बहुत ही इस तरीके की बातें हैं जो बहुत ज़्यादा वुमेन्स आगे आके करती नहीं हैं और बहुत सारे क्वेश्चन से डील करती रहती हैं, और जो उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है। और ये हार्मोन्स हैं जो इतना सब कुछ उनकी बॉडी के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और हर लेवल पे शायद शुरू से ही लड़की जब बड़े होना शुरू होती है, प्यूबर्टी में आती है, तब से लेकर के मेनोपॉजल तक, आई थिंक ये हर स्टेज पे कभी ना कभी हम ये फेस करते ही रहते हैं। और अगर स्ट्रेस एडेड है लाइफ के अंदर और लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, तो ऐसे में ये चीज़ें और ज़्यादा एड ऑन होके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं उनके लिए। सो बहुत सारी जानकारी हमको मिली डॉक्टर आस्था दयाल। एंडिंग नोट पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? मैं मेनली यही बताना चाहूँगी कि ये स्ट्रेसेस हमारे आजकल की जनरेशन में है। पहले ज़माने में शायद ये चीज़ें होती थी पर इतनी कॉमन नहीं थी, या इतनी बात नहीं की जाती थी। आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हैं, एंड बट हमको इसको डील करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को हमेशा एक्स्ट्रा केयर लेके अपने डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको कुछ मेंटल इमोशनल इश्यूज हैं, देन टॉक अबाउट इट। टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर काउंसलर। देयर आर अब इतने एवेन्यूज़ हो गए हैं, सोशल मीडिया पे सपोर्ट ग्रुप्स हो गए हैं। पोस्टपार्टम जो लोग हैं वो आपस में अगर कनेक्ट करते हैं, सबको पता चलता है कि हाँ हम सभी इसमें से गुजर रहे हैं, तो विमेन ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम सब मिलके एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनते हैं, तो देन ऑब्वियसली वी हेल्प ईच अदर डील विद इट, क्योंकि हम सभी इसके थ्रू गुजर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक वी शुड बी अवेयर ऑफ, एंड वी शुड एक्चुअली ट्राई एंड हेल्प ईच अदर आउट ऑल्सो इन दिस। थैंक यू डॉक्टर आस्था दयाल। आई होप आज का ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड यूजफुल होगा। थैंक यू। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।